Hi students, in this video before you start practicing MCQ let us quickly go through all the formulas you have studied so far in this chapter. सबसे पहले आपने टॉपिक पढ़ा था मैग्नेटिक फ्लक्स का. What is magnetic flux? These are number of lines passing through a given surface. For example, हमारे पास एक मैग्नेट है और मैग्नेट के आसपास एक कॉइल. इस मैग्नेट में से अगर 1 2 3 नंबर ऑफ लाइंस क्रॉस कर रही है इस लूप को, दैट मींस कि फ्लक्स की वैल्यू होगी 3. अब फ्लक्स का फॉर्मूला भी होता है. फ्लक्स इज बी ए कॉस ऑफ थीटा. यहां पे बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड को और क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक इंडक्शन भी बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी बोलते हैं. ठीक है. ए इज द एरिया एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड. ध्यान रहे, ये थीटा इज नॉट द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर के बीच में. एक लूप हमने इस तरीके का लिया, एक सरफेस एरिया हमारा ऐसा है जिसमें एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर, और एक सरफेस एरिया हमारा ऐसा है जिसमें एरिया इसके परपेंडिकुलर. तो एरिया वेक्टर हमेशा एरिया के परपेंडिकुलर होता है. अब दोनों ही एरियाज को हमने इस मैग्नेटिक फील्ड रीजन में रखा हुआ है, सेम टाइप की. अब देखो, फर्स्ट केस में एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल हो गया 90 डिग्री, इसीलिए फ्लक्स की वैल्यू 0, क्योंकि cos 90 0 होता है. तो बात समझिए आपने, फ्लक्स कितने नंबर ऑफ लाइन जो एरिया को क्रॉस करते हैं. अगर एरिया के अलोंग है तो फ्लक्स नहीं है वो. सेकंड पॉइंट, सेकंड में थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो गई, एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर इन द सेम डायरेक्शन, और cos 0 1 हो जाता है, और यहां से फ्लक्स की वैल्यू आ जाएगी b इंटू ए. ऐसा यूनिट की बात करें तो फ्लक्स इज इक्वल टू बी ए वाले फॉर्मूले से 1 वेबर इज इक्वल टू 1 टेस्ला इंटू 1 मीटर स्क्वायर. अब यहां से आप टेस्ला की एक और एक यूनिट भी बोल सकते हो. 1 टेस्ला इज इक्वल टू 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर. इसीलिए न्यूमेरिकल्स में आपको टेस्ला की जगह वेबर पर मीटर स्क्वायर कई बार दिखता है. नाउ डायमेंशनल फॉर्मूला आपको फ्लक्स का याद करने की जरूरत नहीं है, वो आप फॉर्मूले से निकाल सकते हो. ऐसा यूनिट भी नहीं याद करने की जरूरत है, ऐसा यूनिट भी आप फॉर्मूले से निकाल सकते हो. बट अभी के लिए आई एम गिविंग यू द आंसर. ml स्क्वायर t माइनस 2 a माइनस 1. ये तो हो गई फ्लक्स की बात. अब जब भी फ्लक्स चेंज होता है, सेकंड टॉपिक आपने पढ़ा था, जब भी फ्लक्स चेंज होगा किसी भी लूप सर्किट के अराउंड या उसके थ्रू, क्या होता है? उसमें एक इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होती है, एंड इस इंड्यूस ईएमएफ की सारी डिटेल्स फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में मिली थी. इसके दो पोस्टुलेट्स थे. The first one was, whenever there is a flux link with the coil changes, an induced EMF is produced in it, which lasts so long as the change in flux continues. जब तक फ्लक्स चेंज होगा तब तक ही इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगी, और अगर फ्लक्स का चेंज कैंसिल हुआ, अगर फ्लक्स कांस्टेंट हो गया तो इंड्यूस्ड ईएमएफ 0 हो जाएगा. सेकंड पॉइंट था, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल. और यहीं से हमने फॉर्मूला भी पढ़ा था कि E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी होता है. और यहां पे नेगेटिव साइन किसने दिया था? लेंज लॉ ने. लेंज लॉ सेड कि induced EMF will always appear in a direction so as to oppose the cause responsible for its production. ये अपने ही कॉज को अपोज करता है हमेशा, और इसीलिए कौन अपने कॉज को अपोज करता है? इंड्यूस करंट या इंड्यूस वोल्टेज. अगर आप इंड्यूस्ड ईएमएफ निकाल रहे हो और आपसे पूछा इंड्यूस करंट बताओ, तो ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस करके आप बता सकते हो. सो इफ आई से इंड्यूस करंट, एक ही बात है, कॉज को अपोज करता है, इसीलिए यहां पे नेगेटिव साइन आता है. अब हमने ये देखा, अभी जो हमने फॉर्मूला पढ़ा उससे ये पता चला कि E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी होता है. और फ्लक्स का फॉर्मूला भी हमने पढ़ लिया, बी ए कॉस ऑफ थीटा. दैट मींस इंड्यूस्ड ईएमएफ को 3 तरीके से क्रिएट किया जा सकता है. फॉर एग्जांपल, अगर आप बी को चेंज करो तो भी इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, एरिया चेंज करो और थीटा यानी कि ओरिएंटेशन चेंज करो. तीनों का एक एक एग्जांपल देखते हैं. सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करना है. एक मैग्नेट को हम किसी लूप के अक्रॉस पास लेके आते हैं. अगर नॉर्थ पोलैरिटी पास आएगी तो यहाँ पे नॉर्थ पोलैरिटी डेवलप होगी. फॉर एग्जांपल, एक सर्कुलर लूप के ऊपर से एक मैग्नेट यहाँ पे गिरा दिया, नॉर्थ पोलैरिटी नीचे आ रही थी, तो यहाँ पे भी एक नॉर्थ पोलैरिटी बनेगी ताकि इसको अपोज कर सके इंड्यूस करंट को. इंड्यूस करंट मैग्नेट को अपोज कर सके, राइट? सो दिस वाज चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड.
अगर हम एरिया चेंज करते हैं, एरिया चेंज करने का मतलब एक हमने इनटू द प्लेन ऑफ पेपर एक मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कंसीडर करिए, जिसमें से हम एक रेक्टेंगुलर लूप ऑफ एरिया ए बाहर निकाल रहे हैं। इसका कोड लेंथ है L, दिस इज द लेंथ L, और इसको V मीटर्स पर सेकंड से बाहर निकाल रहे हैं। तो इस केस में इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगी हमारी BLV, ये फॉर्मूला भी आप पढ़ चुके हो, और इसको मोशनल ईएमएफ भी कहते हैं। सेम थिंग इज व्हाट, मोशनल ईएमएफ। नेक्स्ट थिंग, जब आप थीटा चेंज करोगे तो थीटा चेंज करने से क्या होता है, तब इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगी, जो आपने इलेक्ट्रिक जनरेटर में पढ़ा था, और इसमें फॉर्मूला आया था NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी। ये ओमेगा क्या है, दिस ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी विद विच अ कॉइल इज रोटेटेड। जैसे कि नॉर्थ पोल साउथ पोल एक हमारे पास लूप है, और इस लूप को हम ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहे हैं। सो ओमेगा वेलोसिटी से जब रोटेट करेंगे, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी फाई बाई डी टी और इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। फाई की जगह आप लिखोगे, फाई की जगह यू विल बी राइटिंग बी ए कॉस थीटा, और थीटा की जगह यू विल राइट ओमेगा टी, और इस तरीके से हमारा आंसर आया था NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी। नाउ सेम इंड्यूस्ड ईएमएफ का कंसेप्ट हमने एक और एक जगह देखा था इंडक्टर के केस में। सपोजेटली दिस काइंड ऑफ इंडक्टर इज देयर, सपोजेटली दिस काइंड ऑफ इंडक्टर इज देयर, जिसमें हम एक करंट फ्लो करवाते हैं दिस। अब होगा क्या, जैसे ही मेन करंट सर्किट में आने की कोशिश करेगी, इसके अक्रॉस नंबर ऑफ लाइंस हर एक लूप के अक्रॉस चेंज होगी, जिसके वजह से इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा जो मेन करंट को अपोज करेगा। इसीलिए करंट टाइम के रिस्पेक्ट में अपने मैक्सिमम वैल्यू तक इनिशियली इमीडिएटली नहीं आता, इसको थोड़ा टाइम लगता है, जिस कंसेप्ट को कहते हैं ग्रोथ एंड डीके ऑफ करंट इन एन इंडक्टर। और वहां पे हमने टाइम कांस्टेंट का फॉर्मूला पढ़ा था R बाई L। L क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू। सो दिस फिनोमिना इज सेल्फ इंडक्टेंस, और इसमें कांस्टेंट वैल्यू बात करी थी हमने, फाई इज इक्वल टू Li, और L क्या था, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस या सेल्फ। इस फिनोमिना को कहते हैं सेल्फ इंडक्शन, और सेल्फ इंडक्शन के अंदर हमने कांस्टेंट के बारे में पढ़ा था बाय फॉर्मूला फाई इज इक्वल टू Li, और L इज द कांस्टेंट ऑफ और कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन कॉल्ड सेल्फ इंडक्टेंस। तो इंडक्टेंस को L से डिनोट करते हैं, और इसकी SI यूनिट हेनरी होती है। जैसे फाई इक्वल टू Li है, वैसे ही फाई इक्वल टू Mi भी बनता है, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। और म्यूचुअल इंडक्टेंस में क्या होता है, एक कॉइल में अगर आप करंट चेंज करने की कोशिश करते हो तो इससे रिलेटेड फ्लक्स एक दूसरी कॉइल से भी पास हो सकता है, और इस कॉइल में एक इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होती है जो इस मेन करंट को अपोज करती है। तो म्यूचुअल इंडक्शन के केस में एक कॉइल दूसरी कॉइल की चेंज ऑफ करंट को अपोज कर रही है, सेल्फ इंडक्शन के केस में एक कॉइल अपने ही करंट के चेंज को अपोज करता है। सो दोनों ही केस में कांस्टेंट करंट फ्लो के केस में कोई सेल्फ इंडक्शन या म्यूचुअल इंडक्शन नहीं होती। म्यूचुअल या सेल्फ इंडक्शन तब होती है जब करंट की वैल्यू चेंज हो रही होती है। इन्हीं फॉर्मूले से आप एक और एक चीज निकाल सकते हो, इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू। इंड्यूस्ड ईएमएफ इज माइनस डी फाई बाई डी टी, सो माइनस एल डी आई बाई डी टी। ये फॉर्मूला कई बार यूज होता है। सिमिलरली यहां पे भी इंड्यूस्ड ईएमएफ म्यूचुअल इंडक्शन के केस में माइनस एम डी आई अपॉन डी टी। लास्टली कुछ शॉर्टकट्स। एक लूप है आपके पास सर्कुलर, और इसके पास करंट फ्लो हो रहा है। इफ दिस करंट इज इंक्रीजिंग इन नेचर, यानी कि करंट की स्ट्रेंथ लगातार बढ़ती जा रही है, 1 एम्पियर फिर 2 एम्पियर फिर 3 एम्पियर, करंट इंक्रीज हो रहा है, दैट मींस इससे एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड भी इसके दोनों साइड इंक्रीज होगी। और जब मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगी तो इस सर्कुलर लूप के अक्रॉस फ्लक्स चेंज हो गया। फ्लक्स चेंज का मतलब इसमें इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगी, और उसकी डायरेक्शन आप याद कर सकते हो। इंक्रीजिंग करंट के केस में क्लॉकवाइज ये है अगर करंट इंक्रीज हो रहा है, और डिक्रीजिंग करंट के केस में एंटी क्लॉकवाइज। बट इस तरीके से, अगर ये तो शॉर्टकट अगर आपको नहीं समझना है, कई बच्चों को इसमें डाउट होता है, लेकिन अगर आप समझना चाहते हो, अभी एमसीक्यू जो आप सॉल्व करोगे उसमें ऐसे क्वेश्चंस है, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। लास्टली एक सेल्फ इंडक्टिव सर्किट देखते हैं। एक इंडक्टर लगाया, इसको सोर्स से कनेक्ट किया, और यहां पे एक स्विच लगा दिया। तो ड्यूरिंग
मेकिंग ऑफ सर्किट, यानी कि जब हम स्विच को ऑन करते हैं, क्लोज करते हैं, तो क्या होता है, इसमें करंट फ्लो करेगी और इंड्यूस करंट इसको अपोज करने की कोशिश करेगी। सेकंड केस, जब हम इसको ऑफ करेंगे यानी कि सर्किट को ओपन करेंगे, उस केस में इंड्यूस करंट अगेन अपोज करेगी और अब की बार करंट को सपोर्ट करने की कोशिश करेगी। सॉर्टेड? So with this, you are prepared to go for MCQ. Let's start with the first question. Hi students, hopefully you are practicing along and जब भी as मैंने बाकी lectures में भी समझाया, जब भी आपके पास कोई नया फॉर्मूला आता है, कोई कंसेप्ट आता है, keep updating your notes, write down the formulas, SI units याद करते रहो and सबसे important बात, practice as many questions as you can. So the first question is, whenever the flux linked with a coil changes, there is an induced EMF in the circuit. This EMF in the circuit lasts, क्या पूछा क्वेश्चन में, जब भी फ्लक्स ईएमएफ वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, और दो इस क्वेश्चन में एक छोटी सी मिस्टेक है कि यहाँ पे मैग्नेटिक वर्ड लिखा होना चाहिए था, बट एनीवे यू नो कि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ रहे हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स की बात कर रहे हैं। अब व्हेनेवर मैग्नेटिक फ्लक्स किसी कॉइल के क्रॉस चेंज होती है तो उसमें जो इंड्यूस ईएमएफ है उसका क्या होता है, इंड्यूस ईएमएफ सिर्फ तब तक रहती है जब तक वो चेंज है, जैसे ही वो कांस्टेंट हो जाएगा, चेंज खत्म, इंड्यूस ईएमएफ भी खत्म हो जाती है। और यही फैराडे का पहला लॉ था, which was whensoever flux linked with a coil changes and induced EMF is produced in it which lasts so long as the change in flux continues. सेकेंड लॉ याद है आपको? सेकेंड लॉ ये था कि rate of change of induced EMF is directly proportional to, सेकेंड लॉ ये था कि magnitude of induced EMF is directly proportional to rate of change of flux linked with the coil, यानी कि कितना स्ट्रॉन्ग ईएमएफ इसमें प्रोड्यूस होगा वो सिर्फ इस बात पर डिपेंड करता है कि जो चेंज है, कितने नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज हुई है कितनी देर में, तो फ्लक्स का रेट ऑफ चेंज कितना ज्यादा होगा, मैग्नेटिक इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी, राइट। सो ये फैराडेज लॉ के ऊपर डायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एरिया ऑफ स्क्वायर शेप्ड कॉइल इज 10⁻² मीटर स्क्वायर, ओके, its plane is perpendicular to magnetic field of strength 10⁻⁻1 Tesla. The magnetic flux linked with the coil is, अब मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला BA cos थीटा। सो हमें कहा है कि एरिया ऑफ स्क्वायर शेप कॉइल इज हेल्ड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके परपेंडिकुलर है। अब ये जो cos थीटा में थीटा होता है, ये एंगल किसके बीच में होता है, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया के, तो यहाँ पे एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में, सो दोनों के बीच में, ध्यान रहे एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में नहीं, एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। सो फिलहाल इन दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री है, cos 0 1 हो जाएगा, तो हमें सिर्फ b और a की वैल्यूज मल्टीप्लाई करनी है, 10⁻² इंटू 10⁻1 और आपका आंसर आ जाएगा 10⁻3। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एरिया a 1 मीटर स्क्वायर shown in the figure is situated in a uniform magnetic field B 2 वेबर पर मीटर स्क्वायर। दोस्तों मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट वेबर पर मीटर स्क्वायर है और पिछले क्वेश्चन में मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट टेस्ला थी, क्या ये दोनों सेम है? हाँ, वेबर पर मीटर स्क्वायर और टेस्ला एक ही बात होती है। एनीवे आगे क्या बोला इसने, इट्स वेबर पर मीटर स्क्वायर एंड इट्स नॉर्मल मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द फील्ड। इट्स नॉर्मल, नॉर्मल का मतलब क्या हुआ, एरिया वेक्टर की बात करी गई है। एरिया वेक्टर के बारे में सिंपल सी बात, वो वेक्टर जो एरिया के परपेंडिकुलर होता है वो एरिया वेक्टर होता है, और हम कैलकुलेशंस में एरिया वेक्टर यूनिट वेक्टर मान के चलते हैं। ओके, नाउ द मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द एरिया ए वुड बी इक्वल टू, फ्लक्स का सीधा सीधा फॉर्मूला लगेगा इस क्वेश्चन में, BA cos थीटा, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है हमारे पास 2, एरिया है हमारे पास 1 और cos थीटा 1/2, क्योंकि cos 60 डिग्री है, cos 60 1/2, सो आंसर हो गया 1 वेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, a square of side L meters lies in xy plane in a region where the magnetic field is given by B is equal to B naught 2 I cap 3 J cap 4 K cap Tesla। ओके, सो एक स्क्वायर है और इसकी साइड है L मीटर्स और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी होंगी डेफिनेटली, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड रीजन दिया हुआ है, और इस मैग्नेटिक फील्ड रीजन की वैल्यू कुछ इस तरीके से B naught 2I plus 3J plus 4K, 2I cap plus 3J cap plus 4K cap। सो फ्लक्स कैसे निकलेगा, फ्लक्स का फॉर्मूला होता है BA cos थीटा या वेक्टर फॉर्म में B डॉट A, तो B की वैल्यू लिख दो और A की वैल्यू लिख दो। अब ये जो एरिया है, एरिया के बारे में स्पेसिफाई किया होता है कि दिस इज इन XY प्लेन, है ना।
अब एक्स वाई प्लेन अगर बनाएं तो दो तरीके इसको बनाने के। एक तरीका तो हमने एक्स एक्सिस इसे कह दिया, वाई एक्सिस इसे, जेड एक्सिस इसे। लेकिन अगर आप बोलोगे कि सर ऐसे तो हमने नहीं पढ़ा, हमने तो ऐसे पढ़ा है कि ये वाली एक्स एक्सिस होती है, ये वाई होती है, जेड होती है, तो बेटा आप इसको एक्स वाई में बना लो और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसको क्रॉस कर रही है लाइक दिस। सो दिस इज हाउ यू विल ड्रॉ द डायग्राम। क्योंकि इस चैप्टर में आप जितना ज्यादा डायग्रामेटिकली सोचोगे आपको इतना आसान से चैप्टर समझ में आ जाएगा, ठीक है। इनफैक्ट मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट और ईएमआई ये दोनों ही बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर्स हैं। ओके, कमिंग बैक टू क्वेश्चन। एरिया वेक्टर जो एक्स वाई प्लेन में, जो एरिया एक्स वाई प्लेन में रखा हुआ है उसका एरिया वेक्टर उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, यानी कि जेड एक्सिस के अलॉन्ग। तो एरिया वेक्टर कैसे लिखा जाएगा? एरिया का मैग्नीट्यूड और एरिया की डायरेक्शन। कोई वेक्टर ऐसे लिखते हैं ना, मैग्नीट्यूड टाइम्स डायरेक्शन। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड कितना हो गया? एल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर की लेंथ एल थी, एरिया एल स्क्वायर होगा और डायरेक्शन के कैप। सो पूरा एरिया वेक्टर बिकम्स एल स्क्वायर इंटू के कैप। ये तो हो गई एरिया की बात। अब मैग्नेटिक फील्ड तुम्हें दी हुई है, मैग्नेटिक फील्ड इज बी नॉट 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप। जब आप डॉट प्रोडक्ट लेते हो तो डॉट प्रोडक्ट में एक सिंपल सी चीज होती है, आई वाले को आई के साथ, जे के साथ और के को के साथ मल्टीप्लाई करते हो। तो यहाँ पे आई और जे की टर्म नहीं है, तो हमारी सिर्फ के वाली टर्म्स मल्टीप्लाई होने वाली है। तो 4 एल स्क्वायर यहां से आ जाएगा और बी नॉट पहले से ही था हमारे पास। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ फ्लक्स, 4 बी नॉट एल स्क्वायर, एंड द आंसर वुड बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। An EMF is produced in a coil which is not connected to an external voltage source। ठीक है, एक वायर थी हमारे पास, कोई कॉल है, सर्कुलर लूप मान लिया, और इसमें EMF प्रोड्यूस हुई है, यानी कि इंड्यूस करंट फ्लो कर रहा है विदाउट कोई वोल्टेज सोर्स। तो क्यों हो सकता है? दिस कैन बी ड्यू टू, हमें पता है कि जब भी फ्लक्स चेंज होता है तब तब इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होता है। तो दिस कैन बी ड्यू टू द कॉइल बीइंग इन अ टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। यस, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड मतलब कि टाइम के साथ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चेंज हो रही है। देखो, अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो या एरिया चेंज हो या उन दोनों के बीच का एंगल यानी कि ओरिएंटेशन चेंज हो, तीनों ही केस में इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होती है। सो पहला सही है। सेकंड, द कॉइल मूविंग इन अ टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, ये भी सही है अगर किसी कॉइल को मूव कराएं। थर्ड, द कॉइल मूविंग इन अ कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, ये भी सही है अगर एक कॉइल को कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करो तो अक्रॉस द, फॉर एग्जांपल दिस इज माय कॉइल, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे है, अगर इसको हम रोटेट भी करवाते हैं, वो रोटेशन इज ऑल्सो काइंड ऑफ मूवमेंट, तो अगर इसको रोटेट भी करवाते हैं तो क्या होगा? नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू इट, जिसको आप मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हो, वो चेंज होगी एंड उसके वजह से भी इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। तो द बेस्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज। दोस्तों, इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकालेंगे? प्लीज कंफ्यूज मत हो, सोचो मत ज्यादा। ईएमएफ इज नथिंग बट वोल्टेज, और वोल्टेज का बेसिक फॉर्मूला, वोल्टेज कहां से आया था? सबसे पहले आपने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैट्स वाले चैप्टर में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या था? वर्क डन पर यूनिट चार्ज, राइट? सही कहा मैंने? सो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने के लिए आप सबकी डायमेंशनल वैल्यूज लिख लो। वर्क डन का क्या हो जाएगा? MLT माइनस 2, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो MLT माइनस 2, ये तो फोर्स का हो गया, इंटू डिस्प्लेसमेंट L अपॉन Q, Q का होता है 80। तो आंसर आएगा हमारा ML स्क्वायर T माइनस 3 A माइनस 1 एंड C ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, a copper ring is held horizontally and a magnet is dropped through the ring with its length along the axis of the ring। ये कुछ इस तरीके का क्वेश्चन है कि ये है हमारी कॉपर रिंग, दिस इज द एक्सिस, और इसी एक्सिस के अलॉन्ग एक मैग्नेट को ड्रॉप कर दिया गया। द एक्सेलरेशन ऑफ द फॉलिंग मैग्नेट इज, अब देखो यहां इंटरेस्टिंग बात आती है कि एक्सेलरेशन पे क्या फर्क पड़ेगा? एक्सेलरेशन विल बी लेस देन ग्रेविटी। कैसे? जब ये सपोजेटली मैग्नेट का नॉर्थ पोल नीचे है, साउथ पोल ऊपर है, जब ये नॉर्थ पोल पास जा रहा है इस लूप के, तो इसमें से जितनी भी लाइंस इससे क्रॉस हो रही हैं, फ्लक्स क्रॉस हो गया, फ्लक्स चेंज हो गया, और फ्लक्स चेंज होने की वजह से इसमें एक इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगी। और अगर आपको इस इंड्यूस करंट की डायरेक्शन चाहिए तो वो हमें देगा लेंज लॉ, which says it opposes its cause। हमेशा इंड्यूस ईएमएफ ऑलवेज अपोजेस इट्स कॉज। सो
यहां पे नॉर्थ पोल पास आ रहा है तो रिंग के अंदर एक नॉर्थ पोलैरिटी बनेगी, और नॉर्थ पोलैरिटी का मतलब कि करंट विल फ्लो इन दिस काइंड ऑफ डायरेक्शन विच इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब नॉर्थ पोलैरिटी इस नॉर्थ पोलैरिटी को रिपेल करेगी, जिसके वजह से मैग्नेट को एक रिपल्शन मिलेगी। सो मैग्नेट आराम से उसके थ्रू नहीं जाएगा, मैग्नेट को नीचे से अपोजिशन मिल रही है, तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज गोइंग टू डिक्रीज, राइट? So it is going to be less than that of gravity. Next question. A circular wire A is placed near a straight current carrying conductor having increasing current as shown. Okay, so हमारे पास एक सर्कुलर वायर है, इसका नाम A है, और इसको पास रखा हुआ है करंट कैरिंग कंडक्टर से, और इस करंट की वैल्यू क्या है? द करंट इज इंक्रीजिंग। पूछा है चूज द करेक्ट ऑप्शन। There is a current in the clockwise direction, there is a current in anti-clockwise direction, there is no current, और क्वेश्चन इंफॉर्मेशन इज नॉट कंप्लीट। सोचो, यहाँ पे इंक्रीजिंग करंट है, सबसे पहले यहां से स्टार्ट करो, ऐसे क्वेश्चन आपने पहले भी देखे होंगे। ऐसे स्टार्ट करो कि वायर के अक्रॉस जो मैग्नेटिक फील्ड है करंट के वजह से कितनी होगी, या किस डायरेक्शन में होगी, कितनी छोड़ो किस डायरेक्शन में होगी, किस साइड डॉट लगाना है, किस साइड क्रॉस लगाना है। तो इसके लिए कौन सा रूल आप यूज करते हो? राइट हैंड थंब रूल। अब राइट हैंड थंब रूल लगाओ इस वायर पे, और आपको पता चलेगा कि लेफ्ट साइड दो रीजन बना दिया हमने, ये लेफ्ट रीजन और एक राइट रीजन। एक साइड डॉट है और एक साइड क्रॉस है ना? डॉट किस साइड बनेगा? जहां से फिंगर्स बाहर आ रहे हैं आपके, और दैट इज दिस साइड, यहां पे डॉट बनेंगे। नंबर 2 क्रॉस, जहां पे फिंगर्स आपके अंदर जा रहे हैं, तो ये वाला रीजन हो गया क्रॉस का। अब डॉट एंड क्रॉस आपको समझ में आ गया। सेकेंड पॉइंट इन्होंने बोला है कि आई इज इंक्रीजिंग इन नेचर। करंट अगर इंक्रीज हो रहा है तो नंबर ऑफ डॉट्स दोनों साइड, नंबर ऑफ डॉट्स इंक्रीज हो रहे होंगे जहां पे डॉट्स है, और नंबर ऑफ क्रॉसेस भी इंक्रीज हो रहे होंगे। अब इस लूप की बात करते हैं। इस लूप के क्रॉस जब हमने स्टार्टिंग में देखा तो इसमें से 2 डॉट क्रॉस हो रहे थे, थोड़ी देर में 4 डॉट होने लगे, फिर 6 डॉट, फिर 8 डॉट। ऐसे क्या हो रहा है? नंबर ऑफ डॉट्स आर इंक्रीजिंग इन द सर्कुलर कंडक्टर। उसके वजह से अभी आपको यहां तक बात समझ में आ गई कि फ्लक्स चेंज हो गया। अब फ्लक्स जब चेंज हो रहा है तो इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगी, ये श्योर है। बट इंड्यूस ईएमएफ किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगी? Induced EMF always appears in such a direction so as to oppose the cause responsible for its production. That means डॉट्स को अपोज करना है इसमें। इंड्यूस करंट को, डॉट्स को, बढ़ते हुए डॉट्स को कैसे अपोज कर सकते हैं? बाय प्लेसिंग क्रॉस। और क्रॉस कैसे प्रोड्यूस होगा? जब राइट हैंड थंब रूल फिर से आप करंट सर्कुलर पे लगा रहे हो, हमें क्रॉस दिखाना है ना कि यहाँ पे क्रॉस प्रोड्यूस होगा इंड्यूस करंट की वजह से। डॉट्स इंक्रीज हो रहे हैं तो उसको अपोज करने के लिए क्रॉस बनेंगे। अगर डॉट्स डिक्रीज हो रहे होते, उसको अपोज करने के लिए डॉट्स इंक्रीज होते। ये है इंड्यूस करंट का सिंपल सा लॉजिक। ओके, सो डॉट्स यहां पे इंक्रीज हो रहे थे, अपोज करने के लिए क्रॉस इंड्यूस होगा, और क्रॉस का मतलब हो गया कि करंट विल फ्लो इन दिस डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ताकि साउथ पोलैरिटी बनेगी अंदर, जिससे क्रॉसेस होंगे, एंड दैट इज हाउ डॉट्स को अपोजिशन मिलेगी। इजी क्वेश्चन बट वेरी ट्रिकी। Next question. A magnet is dropped from above along the axis of a circular conducting loop. तो अब की बार लूप के अक्रॉस along the axis एक मैग्नेट को जब ड्रॉप किया, पूछा है द करंट इन द लूप विल बी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, विल बी जीरो और नन। तो इसका आंसर होगा नन। क्यों? अगर यहाँ पे नॉर्थ पोलैरिटी होती मैग्नेट की, नॉर्थ पोल पास आ रहा होता, तो यहाँ पे भी नॉर्थ पोलैरिटी बनती ताकि अपोज कर पाए, और अगर यहाँ पे साउथ पोलैरिटी होती तो यहां पे भी साउथ पोलैरिटी बनती ताकि अपोज कर पाए। बट हमें ये इस क्वेश्चन में बताया ही नहीं गया कि नॉर्थ पास आ रहा है साउथ पास आ रहा है, इसीलिए वी कैन नॉट बी श्योर कि आंसर क्लॉकवाइज में होगा या एंटी क्लॉकवाइज में, एंड दैट इज व्हाई नन। नेक्स्ट क्वेश्चन। लेंस लॉ इज एसेंशियल फॉर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एंड दैट इज अ ट्रू पॉइंट। इनफैक्ट आपने जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का चैप्टर पढ़ा था उस टाइम लेंस लॉ एंड एनर्जी कंजर्वेशन आपने एक साथ पढ़ी होगी। ऑल्सो क्वेश्चंस भी लिखवाए होंगे आपके टीचर ने कि शो दैट लेंस लॉ ओबेज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये भी था, है ना? सो लेंस लॉ इज टोटली इन अकॉर्डेंस विद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इस बात को एक छोटे से एग्जांपल से एक्सप्लेन करते हैं। हमने एक लूप रखा और इस लूप के पास एक मैग्नेट को लेके आ रहे हैं, नॉर्थ पोलैरिटी पास आ रही है, हमें पता है कि बाय द लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यहाँ पे नॉर्थ पोलैरिटी बनेगी और इस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो तो हो जाएगा। अब
विदाउट एनी सोर्स अगर करंट प्रोड्यूस हो गया, इज इट वायोलेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? नो, द मैकेनिकल वर्क डन in bringing the magnet closer to the coil appeared in the form of electrical energy in the coil. So हुआ क्या, energy just got transferred from one form into another. That is why it is totally in accordance with law of conservation of energy. The self inductance L of a solenoid of length L and area of cross section A with a fixed number of turns n increases as, अब self induction का फॉर्मूला याद करो, म्यू नॉट n स्क्वायर A अपॉन L. अब यहां पे बोला है कि विद अ फिक्स नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीजेस, किसकी वैल्यू पूछी है, एल की. तो एल की वैल्यू इंक्रीज कैसे हो सकती है, अगर आप ए को इंक्रीज करो और एल को डिक्रीज करो. सो एल डिक्रीजेस एंड ए इंक्रीजेस, दैट्स योर आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. A conducting square loop with offside L moves in its plane with a uniform velocity v perpendicular to magnetic induction B constant in time and space. Magnetic field की वैल्यू constant है in time and space, मतलब हर जगह सेम है. As shown, the current induced in the loop is. अब जनरली करंट का फॉर्मूला क्या होता है, इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस डी फाइव बाई डी टी. बट इस केस में क्या हुआ है, इस केस में देर इज नो चेंज इन फ्लक्स, क्योंकि थ्रू आउट एवरीवेयर in this space magnetic field की वैल्यू कांस्टेंट है. तो इफ आई कीप मूविंग दिस कॉइल इन एनी डायरेक्शन, अभी तो सीधे लेके जा रहे हैं गिवन इन द क्वेश्चन, बट अगर मैं ऊपर ले जाऊं, कहीं पे भी लेके जाऊं, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज ही नहीं हुआ. फ्लक्स उसके थ्रू, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लूप के थ्रू क्रॉस तो कर रही है, फ्लक्स है, फ्लक्स की वैल्यू बी इंटू ए से निकाल भी लोगे, बट फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा, फ्लक्स कांस्टेंट है, इसलिए ई की वैल्यू 0. सो देयर विल बी नो इंड्यूस्ड ईएमएफ इन दिस केस. नेक्स्ट क्वेश्चन. Inductance plays the role of inertia, friction, source of EMF, force, and the correct answer should be inertia. क्योंकि देखो, पहले तो जिस आप में से जिसके दिमाग में ये आया कि इंडक्टर तो हम रेजिस्टर की तरह ऐड करते हैं, जैसे रेजिस्टर सीरीज में होते हैं तो इंडक्टर्स भी L इक्वल टू L1 प्लस L2 कर देते हैं. ये क्वेश्चन, दिस इज नॉट अबाउट इंडक्टर, दिस इज अबाउट इंडक्टेंस. कौन सी, सेल्फ या म्यूचुअल इंडक्शन, कोई भी चलेगा. अब सेल्फ इंडक्शन में आपको क्या याद है, सेल्फ इंडक्टेंस में नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडक्टेंस प्लेज द रोल ऑफ इनर्शिया, फ्रिक्शन, सोर्स ऑफ ईएमएफ और फोर्स. द आंसर शुड बी इनर्शिया. क्यों, क्योंकि सेल्फ इंडक्शन में आपने क्या देखा है, जब भी हम करंट फ्लो करवाने की कोशिश करते हैं वो अपोज करता है ना, और जब करंट ब्रेक हो रहा होता है तभी भी वो उसको फ्लो कराने की कोशिश करता है. दैट मीन्स इट इज टोटली सेम एज एन ऑब्जेक्ट नॉट विलिंग टू मूव. अगर जब तक हम फोर्स नहीं लगाएंगे मूव नहीं करेगा, और अगर मूव कर रहा है तो रेस्ट पे नहीं आएगा. सो इनर्शिया अपोजेस मोशन, यहां पे इंडक्टेंस अपोजेस रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट थ्रू अ कॉइल. सो और ऐसे ही बोल सकते हो कि इंडक्टेंस अपोजेस चेंज इन स्ट्रेंथ ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू अ कॉइल, ऐसे ही बोल सकते हो. सो दैट वे इनर्शिया इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. टू क्लोजली प्लेस्ड करंट कैरिंग वायर हैविंग करंट इन सेम डायरेक्शन विल अट्रैक्ट रिपेल, फर्स्ट अट्रैक्ट देन रिपेल, फर्स्ट रिपेल देन अट्रैक्ट. देखो, दो वायर्स ड्रॉ करी हमने और ये दोनों में करंट सेम डायरेक्शन में. सबसे पहले मैं वायर लेंथ 1 के लिए बात कर रहा हूं. 1 के लिए मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगी, राइट हैंड थंब रूल लगाओ. यू विल सी कि डॉट्स आप इस तरफ लगा सकते हो और इसके क्रॉस आप इस डायरेक्शन में लगाओगे. सो कंडक्टर नंबर 2 इज प्लेस इन अ रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वेयर यू कैन सी द क्रॉसेस. अच्छा, अब सेकंड वाले पे आप फोर्स लगाओ यूजिंग लेफ्ट हैंड रूल. लेफ्ट हैंड क्या रूल था, फोर्स फील्ड करंट. तो फोर्स की डायरेक्शन छोड़ दो, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ और करंट ऊपर की तरफ. देन यू विल सी कि 2 इज ट्राइंग टू मूव टुवर्ड्स ए. सो व्हेनेवर, अभी तो हमने 1 के रेस्पेक्ट में 2 को देखा, अगर आप 2 के रेस्पेक्ट में 1 को देखोगे तो इस पे भी फोर्स सेम डायरेक्शन में आएगी. एंड दैट इज व्हाई यू हैव टू रिमेंबर द पॉइंट कि दो करंट कैरिंग वायर हैविंग करंट इन सेम डायरेक्शन अट्रैक्ट ईच अदर, having in different directions repel each other. Next, when the current in a coil changes from 8 ampere to 2 ampere in 3 into 10 to minus 2 seconds, okay, the EMF induced in the coil is 2 volt. अब induced EMF का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस एल डी आई अपॉन डी टी. हमारे पास डी आई की वैल्यू है 8 से 2 तक चेंज हुई है और डी टी की वैल्यू है टाइम ड्यूरेशन 3 into 10 to minus 2 है. पूछा है द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल. सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल की वैल्यू इन मिली हेनरी, चलो वो तो देख लेते हैं. सेल्फ इंडक्टेंस यानी कि एल की वैल्यू निकाल दी. दिस विल बी माइनस ई अपॉन डी आई बाई डी टी. सारी वैल्यूज पुट करो यहाँ पे. माइनस ई की जगह 2 वोल्ट क्वेश्चन में है, -2 अपॉन डी आई बाई डी टी. चेंज इन करंट कितना हुआ है, 8 to 2.
फाइनल माइनस इनिशियल, चेंज इन करंट बिकम्स 2 माइनस 8 डी हो गया अपॉन dt इज 3 इंटू 10⁻²। ये जो डिनोमिनेटर में ऊपर चल जाएगा और यहाँ पे लिख लेते हैं इसको इंटू 3 इंटू 10⁻²। तो 2 माइनस 2 इंटू 3 ओवर वॉट, 2 माइनस 8 इज माइनस 6 इंटू 10⁻², विच इज वॉट, ये तो कैंसिल आउट हो गया, 1 इंटू 10⁻²। 10⁻² को I can also write it as 10 into 10⁻³ which will make it 10 millihenry, and that is why the option would be D. Next, the mutual inductance of two coils depends upon, इसका आंसर ऐसे नोट कर लो कि म्यूचुअल इंडक्टेंस किस किस पे डिपेंड करता है। सबसे पहले permeability of the core, नंबर 2 एरिया, कौन सा एरिया, कॉमन एरिया या इंडिविजुअल एरिया, दोनों पे, उसकी भी बात करते हैं। नंबर 3 नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर 4 relative separation between the coils, नंबर 5 relative orientation between the coils। ये ओरिएंटेशन का मतलब क्या होगा, एक कॉइल मेरे पास ऐसी है, दूसरी कॉइल या तो मैं ऐसे लगा दूं या मैं इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगा दूं। परपेंडिकुलर डायरेक्शन वुड बी समथिंग लाइक दिस। ओके, सो रिलेटिव ओरिएंटेशन पे भी डिपेंड करता है। तो अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन, मीडियम बिटवीन द कॉल्स, यस परमिएबिलिटी एंड कोर पे डिपेंड करता ही है, तो ये सही है। सेपरेशन बिटवीन द कॉल्स, ये भी सही है। तो बोथ ए एंड बी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट वन, ड्यू टू रिलेटिव मोशन ऑफ अ मैग्नेट विद रिस्पेक्ट टू कॉइल। ओके, तो हमने कॉइल ड्रॉ कर ली और यहाँ पे एक मैग्नेट ड्रॉ कर दिया। अब इनके बीच में रिलेटिव मोशन है, या तो दोनों एक दूसरे के पास आ रहे हैं या तो दोनों दूर जा रहे हैं। सपोजेटली मैग्नेट को मैं पास लेके आ रहा हूँ, किसी भी केस में देयर विल बी रिलेटिव मोशन। आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल इन्वॉल्व। ओके, वेयर एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल, ऑलराइट, देन आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल। सो रिलेटिव मोशन की वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ, और ये कौन सा लॉ है, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एंड हेंस डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, in Faraday's experiment of electromagnetic induction, more deflection will be shown by galvanometer when, more deflection कब आती है, induced EMF, magnitude of induced EMF is directly proportional to rate of change of flux linked with the coil। rate of change of flux का मतलब क्या होगा, फ्लक्स कितनी फास्ट चेंज होगा उससे मैग्नीट्यूड और ज्यादा होगी। फ्लक्स जितना स्लो चेंज होगा इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू उतनी कम। अब इस केस में ऑप्शंस देखते हैं। मैग्नेट इज इन यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन चलो देख लेते हैं। यूनिफॉर्म मोशन टुवर्ड्स द कॉइल, मैग्नेट इज एन एक्सेलरेटेड मोशन टुवर्ड्स द कॉइल। हाँ, अब यहाँ पे हमें बोला गया था क्वेश्चन में कि मोर डिफ्लेक्शन कब शो होगा आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस। तो मोर डिफ्लेक्शन, जितना ज्यादा डिफ्लेक्शन दैट मींस बहुत ज्यादा फ्लक्स चेंज, और फ्लक्स चेंज तब जब मैग्नेट की वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, एंड दैट इज काइंड ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन। मैग्नेट इज इन यूनिफॉर्म मोशन, कांस्टेंट वेलोसिटी, नो। मैग्नेट इज एट रेस्ट, रेस्ट पे तो उस पर कोई इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होगा। सो बी इज द राइट आंसर। Next question, if both the number of turns and core length of an inductor is doubled, keeping the other factors constant, then its self inductance will be, okay, so self inductance का फॉर्मूला क्या होता है, L is equal to mu naught n square A over L, n square A upon L। अब क्या क्या चेंज किया है, नंबर ऑफ टर्न्स n की वैल्यू डबल कर दी है, एंड लेंथ, कोर लेंथ L की वैल्यू डबल कर दी है। बट द पॉइंट इज सेल्फ इंडक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स का स्क्वायर, और जब स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है तो क्या आएगा आंसर, डबल्ड, बिकॉज n को डबल कर दिया आपने, 2n कर दिया, तो 2n का स्क्वायर 4n स्क्वायर हो जाएगा। बट डिनोमिनेटर में इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑल्सो, और नीचे लेंथ को डबल कर दिया तो 2l, और 2 से 2 कट गया तो हमारे पास बचा 2 वैल्यू, इसलिए डबल्ड। नेक्स्ट वन, oscillating metallic pendulum in a uniform magnetic field directed perpendicular to the plane of oscillation। okay, so supposedly ये हमारा एक पेंडुलम है जो एक परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में घूम रहा है। सो तो परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड मैंने इस तरीके से ड्रॉ कर दी सारे क्रॉसेस। अब क्या चेंज होगा, ये टॉपिक आया उस क्वेश्चन से जहां पे हमने पढ़ा था कि एक रॉड को अगर आप रोटेट करवाते हो तो उसमें भी इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होते हैं। इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ उसमें।
एंगुलर वेलोसिटी अगर ओमेगा होती है, क्यों होती है रॉड में? क्योंकि ए वन साइड ऑफ द रॉड इज कवरिंग मोर डिस्टेंस एज कंपेयर टू अदर साइड ऑफ द रॉड। सेम वैसा ही है पेंडुलम में भी, ऐसा ही है। पेंडुलम का जो हिंज है दैट इज नॉट कवरिंग मोर डिस्टेंस बट द लोअर मोस्ट पॉइंट विल बी कवरिंग अ लार्ज डिस्टेंस। सो there is a change in flux linked with the top end and the bottom end and that is why flux होगा। सो इंड्यूस फ्लक्स चेंज हुआ, इंड्यूस ईएमएफ भी प्रोड्यूस हो गया, जिसके वजह से अब ये है एक सॉलिड कंडक्टर। सॉलिड कंडक्टर के केस में इंड्यूस करंट को क्या कहते हैं हम? एडी करंट। और एडी करंट ऑलवेज अपोजेस इट्स कॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स प्रोडक्शन। दैट मीन्स मोशन को अपोज मिलने वाला है, और मोशन अपोज होगा तो इसका आंसर होगा इट स्लोज डाउन। सो इट स्लोज डाउन क्यों? बिकॉज ऑफ एडी करंट। ऐसे भी देख सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a metallic cylinder is held vertically and then a small magnet is dropped along its axis. It will fall with। अब एक सिलेंड्रिकल मेटालिक कंडक्टर है आपके पास और उसके अंदर आपने एक मैग्नेट को ड्रॉप कर दिया। अब जैसे जैसे मैग्नेट आगे बढ़ेगा वैसे वैसे उसमें इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगी, किसमें? सिलेंड्रिकल बॉडी में। और वो इंड्यूस करंट कॉन्स्टेंटली उसके मोशन को अपोज करेगी। कौन सी इंड्यूस करंट है ये? अगर मेटालिक बॉडी में हुई है तो एडी करंट है। एडी करंट always opposes the relative motion and hence the acceleration would be less than g. Next, an EMF of 200 volt is induced in a circuit when current in the circuit falls from 5 ampere to 0 ampere in 0.1 second. The self inductance of the circuit is alright। तो अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा था E is equal to minus L di by dt वाला, E is equal to minus L di by dt वाला, जहां से हम L की वैल्यू निकालेंगे माइनस C अपॉन डी आई बाई डी टी। सो माइनस ऑफ वोल्टेज कितना है? 200 अपॉन डी आई बाई डी टी। डी आई चेंज इन करंट 5 to 0 कितना हो गया? फाइनल माइनस इनिशियल 0 minus 5 इज -5 ओवर डी टी। ये जो अपॉन में ऑटोमेटिकली ऊपर चला गया, डी टी 0.1, तो नेगेटिव साइन भी काट देते हैं हम। और 200 into 0.1 is 20 upon 5 which is 4. So answer is C, 4 Henry. Next question. A small piece of metal wire is dragged across the gap between the pole of a magnet in 0.4 second. हमारे पास t की वैल्यू है 0.4 second. If change in magnetic flux in the wire is 8 into 10 to the power minus 4. So d phi की वैल्यू, change in magnetic flux is 8 into 10 to the power minus 4. Then EMF induced in the wire is, up induced EMF is minus d phi by dt, right? So minus of change in flux, flux कितना change हुआ है? Change in magnetic flux क्वेश्चन में दिया हुआ है 8 into 10 to the power minus 4 upon dt, change in time interval is 0.4. तो this becomes 80 by 4 into 10 to the power minus 4 which is 20 into 10 to the power minus 3 which will become 2 into 10 to the power minus 3, of course with a negative sign, but इसके आंसर्स में ऑप्शंस में कहीं पे भी नेगेटिव साइन नहीं है। सो आई थिंक द एग्जामिनर वाज ट्राइंग टू पॉइंट आउट मैग्नीट्यूड बताओ एंड द इंड्यूस्ड ईएमएफ। ऐसे क्वेश्चंस में जनरली यहाँ पे मैग्नीट्यूड लिखा होना चाहिए, और अगर आपको मैग्नीट्यूड नहीं मिला है तो आप साइन कन्वेंशन के साथ आंसर दोगे, इस बात को आप याद रखना। अगर मैग्नीट्यूड वर्ड नहीं यूज, अगर मैग्नीट्यूड वर्ड यूज किया हुआ है तब आप साइन को नजरअंदाज कर सकते हो, बट अदरवाइज साइन कन्वेंशंस आर नीड टू बी टेकन केयर ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1 हेनरी इज इक्वल टू, आपके पास ऑप्शन है यूनिट्स की। अब हमें हेनरी की यूनिट निकालनी है, वो कैसे चेक करेंगे? फॉर्मूला याद करो कोई भी, E इज इक्वल टू माइनस एल डी ओवर डी टी। सो डी आई अपॉन डी टी का क्या किया हमने? E की वैल्यू वोल्ट्स, डी टी मल्टीप्लाई हो गया ऊपर सेकेंड, और डी आई का एसआई यूनिट नीचे चला गया अपॉन एम्पियर। दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ हेनरी, ओके, वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर। सो ऑप्शन ए। नेक्स्ट, इन अ सर्किट विद अ कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 2 ohms, हमें R की वैल्यू दी गई है, लेट अस नोट इट डाउन। R इज इक्वल टू 2 ohms। The magnetic flux changes from 2 Webers to 10 Weber in 0.2 seconds. 2 Webers to 10 Webers in 0.2 seconds. पूछा क्या है? The charge that flows in the coil during this time. चार्ज की वैल्यू निकालनी है। अब चार्ज के लिए फॉर्मूला याद है आपको कोई?
नहीं याद कोई बात नहीं, E इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी, यस देयर इज अ नेगेटिव साइन, याद रखेंगे इसको। E की वैल्यू क्या होती है, E इज इक्वल टू आई आर। व्हाट इज आई, आई इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज डी क्यू अपॉन डी टी, दैट मीन्स आप माइनस डी फाई बाई डी टी को लिख सकते हो डी क्यू ओवर डी टी टाइम्स आर। डी टी आप दोनों साइड से कैंसिल कर दो और यहां से आपको मिल जाएगा डी क्यू की वैल्यू, डी क्यू इज सिंपली माइनस डी फाइव ओवर आर। कितना फ्लक्स चेंज हुआ अपॉन रेजिस्टेंस, दैट इज डायरेक्टली गोइंग टू गिव यू द चार्ज विच हैज फ्लोन। सो माइनस साइन के साथ चेंज इन फ्लक्स 2 to 10 विच इज व्हाट 8 अपॉन 0.2 विच इज 10 ऊपर चला गया 80 अपॉन 2 विच इज माइनस 40। तो यहां से आपको मिला डी क्यू इज इक्वल टू माइनस डी फाइव अपॉन आर। बट चार्ज में नेगेटिव साइन क्यों, रेट ऑफ, हमें तो चार्ज बताना है कि कितना चार्ज फ्लो हो गया, दैट मीन्स हमें मॉड्यूलस लेना है इसका, क्योंकि हम मैग्नीट्यूड के टर्म्स में बात कर रहे हैं। तो चेंज इन फ्लक्स कितना हुआ 2 से 10 तक, यानी कि 10 माइनस 2 8 अपॉन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस 2 ohms 8/2, सो आपका टोटल चार्ज सेंड हुआ 4 कूलम्स एंड हेंस द आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, the direction of induced current is such that it opposes the very cause that has produced it। कौन सा लॉ था, लेंज लॉ। और लेंज लॉ ने क्या स्टेट किया था, induced EMF is will always appear in such a direction so as to oppose the cause responsible for its production। जो भी इसको प्रोड्यूस कर रहा है उसी को अपोज करेगा, एंड दैट इज लेंज लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन, the flux linked with a circuit of resistance R changes by an amount of delta phi in time delta t, then the total quantity of electric charge Q, quantity पूछी है, passing through this time through any point in the circuit is given by, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया है कि डेल्टा Q का फॉर्मूला आ जाएगा डेल्टा फाई अपॉन R, तो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ओके, फ्लक्स का फॉर्मूला होता है B इंटू ए, बी ए कॉस थीटा, जनरल के लिए मान लिया कि कॉस 0 है 1 हो गया वो, कि नॉर्मल फील्ड थी। अब हम सिर्फ एसआई यूनिट्स के टर्म्स में बात करेंगे और डायमेंशनल फॉर्मूला के टर्म्स में। मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशनल फॉर्मूला अगर आपको नहीं याद है कोई बात नहीं, छोड़ दो। ए का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया एल स्क्वायर। जरा बी के लिए बात करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड का अगर आपको डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं आता है तो ट्राई टू रिमेंबर एनी अदर फॉर्मूला जिसमें मैग्नेटिक फील्ड यूज होती है। सबसे इजी फॉर्मूला होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट्स वाले चैप्टर में आपने पढ़ा था, F इज इक्वल टू क्यू वी बी। तो यहां से B की वैल्यू क्या मिली आपको, B बिकम्स F अपॉन क्यू वी। अब जरा सभी के डायमेंशनल वैल्यूज डालो। B का डायमेंशनल फॉर्मूला बिकम्स F इज MLT माइनस 2 अपॉन चार्ज, चार्ज का होता है 80 और वेलोसिटी इज LT माइनस 1, मीटर पर सेकेंड हुआ था तो LT माइनस 1। अब क्या क्या कट रहा है, एक L कट गया, T कट गया, तो हमारे पास बचा क्या, M T माइनस 2 A माइनस 1, M T माइनस 2 A माइनस 1। तो टोटल आंसर क्या बनेगा हमारा, M L स्क्वायर T माइनस 2 A माइनस 1, एंड दैट इज योर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंज लॉ इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एंड इसके ऊपर आप स्टेटमेंट क्या याद रखोगे कि लेंज लॉ doesn't violate the law of conservation of energy। इसका एग्जांपल भी हमने देखा था, Lenz's law is a consequence of law of conservation of energy। अब ये बात हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखी है कि Lenz's law is in accordance with the law of conservation of energy, it never violates it। और इसका एग्जांपल हमने ऐसे समझा था कि एक मैग्नेट को अगर एक लूप के पास लेके आते हैं तो whatever mechanical energy spent in bringing the magnet closer to the coil appears in the form of electrical energy in the coil। so हुआ क्या है, एनर्जी सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर हुई है, so it is the correct answer energy। next one, the physical quantity expressed in Henry is self induction। हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और सेल्फ इंडक्शन की ऐसा यूनिट भी डिस्कस कर चुके हैं। next one, when current in a circuit drops below 10 ampere to 2 ampere in 2 seconds, 10 ampere से 2 amperes in 2 seconds, the induced EMF developed in the circuit is 16 volts, the self inductance of the circuit is
फिर से सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, अब की बार डायरेक्टली माइनस ई ओवर डी आई बाय डी टी। वैसे फॉर्मूला क्या था, ई इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाय डी टी। अब वैल्यूज पुट करते हैं, माइनस इंड्यूस ईएमएफ हमारे पास 16 वोल्ट ओवर डी आई बाय डी टी। डी आई की वैल्यू 10 टू 2, 10 से 2 तक गई है तो 2 माइनस 10 इज -8 ओवर डी टी इन 2 सेकेंड्स अपॉन 2। तो ये 2 ऊपर चला गया, 16 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 8, so 2 into 2 becomes 4 Henry. The current passing through a choke coil of self-inductance 5 Henry, L is equal to 5 Henry, is decreasing. This is important word. Decrease हो रहा है at the rate of 2 amperes per second. 2 amperes per second किसकी यूनिट हुई भला? 2 amperes per second हुई di over dt का representation. This is 2 amperes per second. The induced EMF developed across the coil is, अब induced EMF का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस एल डी आई ओवर डी टी। सो माइनस एल की वैल्यू है हमारे पास 5 और डी आई बाई डी टी की वैल्यू है 2 नहीं, डी आई बाई डी टी डिक्रीजिंग है, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इज डिक्रीजिंग, तो वी हैव टू टेक इट -2। ये आप यहां पे भी लिख सकते थे, जहां पे मैंने स्टार्टिंग में वैल्यूज लिखी है, यू कुड हैव रिटन इट देयर इटसेल्फ कि दिस इज नेगेटिव बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस वर्ड, सो द आंसर बिकम्स 10 वोल्ट। हाँ, और आप में से जिसने भी जनरली हाउ डू यू प्रैक्टिस दिस क्वेश्चन इज कि जैसे आपको क्वेश्चन आता है स्क्रीन पे, मेरे को पॉज करो, क्वेश्चन पढ़ो, उसका आंसर फिगर आउट करो, उसके बाद आगे करके देखो। अगर आपका आंसर सही है दैट मीन्स कि आपका लॉजिक सही था, नहीं तो आपको एक्सप्लेनेशन में मिल जाएगी। अब अगर आपने ड्यूरिंग सॉल्विंग डिक्रीजिंग वर्ड को मिस कर दिया तो वहां पे आपके नंबर कम हो सकते हैं ना। Magnetic flux through a coil changes 0.7 Weber to 0.1 Webers in 0.1 second. Okay, d5 भी पता है, dt भी पता है. The induced EMF is E is equal to minus d5 by dt minus of change in flux कितना हुआ 0.7 से 0.2, 0.2 minus 0.7 over change in time interval 0.1. तो हमें मिला क्या 0.5 divided by 0.1 which will be giving us option B 5 volts. Next question is the magnetic potential energy stored in a certain inductor is 25 millijoules when the current in the inductor is 100 milliamperes. The inductor is of inductance. L की वैल्यू निकालनी है यूजिंग एनर्जी फॉर्मूला। एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ LI स्क्वायर। अब L बिकम्स 2U ओवर I स्क्वायर। वैल्यूज पुट करते हैं इसमें। सबसे पहले 2 एनर्जी वैल्यू दी गई है 25 मिली जूल्स, 25 इंटू 10⁻³ अपॉन आई का स्क्वायर। करंट है 100 मिली एम्पियर्स विच इज 100 इंटू 10⁻³ एम्पियर्स दैट इज 10⁻⁻1। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो 10⁻² आएगा। सो दिस बिकम्स 25 इंटू 250 इंटू 10⁻³ प्लस 2 -1 एंड हेंस 5 हेनरी एंड दैट्स योर आंसर। Next question, the magnitude of induced EMF in a coil depend upon the amount of magnetic flux linked with the coil, nahi. The amount of electric flux linked with the coil, nahi. The rate of change of magnetic flux linked with the coil, and that is the correct answer. Rate of electric flux तो होता ही नहीं। Next one, Weber per second is equal to volt, कैसे निकाला आपने? E is equal to minus d5 by dt वाले रिलेशन से। ऊपर फ्लक्स की यूनिट वेबर और नीचे टाइम की यूनिट सेकेंड, वेबर पर सेकेंड बिकम्स EMF की यूनिट विच इज वोल्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल डिलेज द ग्रोथ ऑफ करंट थ्रू इट, दैट इज करेक्ट, बट इट ऑल्सो अपोजेस द डिके ऑफ करंट थ्रू इट, सो द राइट आंसर विल बी बोथ द ग्रोथ एंड डिके ऑफ करंट। और इसी वजह से तो हमने इसको इनर्शिया का एनालॉग बताया, क्योंकि जब भी इसमें करंट हम इंक्रीज कराने की कोशिश करेंगे इंड्यूस करंट इज गोइंग टू अपोजिट। जब इस करंट को हम डिक्रीज कराने की कोशिश करेंगे कट ऑफ सर्किट, तो इंड्यूस करंट विल ट्राई टू सपोर्ट इट एंड दैट इज व्हाई इनर्शिया का एनालॉग। नाउ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल इज द मैकेनिकल एनालॉग ऑफ इनर्शिया व्हिच वी जस्ट डिस्कस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रॉन मूव्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन पाथ xy as shown. तो दिस इज द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन x to y. The ABCD is a coil adjacent to the path of the electron which is this circular loop. What will be the direction of current if any induced in the coil? अब देखो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज व्हाट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज करंट। तो यहाँ पे एक बहुत ही छोटी सी माइन्यूट करंट है जो फ्लो हो रही है, बट उस करंट की वजह से विल देयर बी मैग्नेटिक फील्ड? यस देयर विल बी मैग्नेटिक फील्ड। अब व्हाट हैपेंस टू मैग्नेटिक फील्ड? इट कीप्स ऑन चेंजिंग बिकॉज इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के साथ साथ वो मैग्नेटिक फील्ड भी
पहले इंक्रीज होगा लूप के अक्रॉस, फिर डिक्रीज भी हो जाएगा. सो वॉट एवर द करंट की डायरेक्शन वुड बी, द करंट विल रिवर्स इस डायरेक्शन एज द इलेक्ट्रॉन goes past the coil. That is correct. No current induced, wrong. और loop की direction नहीं. Next one. In the number of turns in a, if the number of turns in a coil is doubled, then its self inductance becomes 4 times. क्यों? क्योंकि L का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट n स्क्वायर A ओवर L. अब नंबर ऑफ टर्न्स को डबल कर दिया, n को डबल कर दिया, तो दैट बिकम्स 4 टाइम्स. Next question. Whenever the flux linked with the circuit changes, there is an induced EMF in the circuit. This EMF, अब ये EMF क्या करती है? Oppose the change in flux? Yes, induced EMF always opposes the cause responsible for its production, जो हमने लेंस लॉ में भी पढ़ा है. Supports the change in flux? नहीं. Independent of flux? बिल्कुल नहीं. None? नहीं. Next one. Two coils of self-inductance 2 millihenry and 8 millihenry are placed close to each other such that the flux is linked between the coils. The mutual inductance, mutual inductance का फॉर्मूला बहुत इजी है बेटा. It is under root L1 L2. So under root के अंदर 2 into 8, 2 millihenry into 8 millihenry, 16 into 10 is power minus 6, 16 का रूट हो जाएगा 4, 10 is to power minus 6 का रूट आ जाएगा 10 is to power minus 3, और हम बोल सकते हैं इसको 4 millihenry. So 4 millihenry is the right answer. Next one. The direction of flow of induced current in the loop. अब यहाँ पे एक लूप है जो इस मैग्नेटिक फील्ड रीजन के अंदर एंटर करने वाला है. होने के वाला है. देखो इसको दो तरीके से सॉल्व करेंगे. पहले राइट हैंड रूल से. व्हाट इज राइट हैंड रूल? मोशन फील्ड करंट थंब अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन. मैग्नेटिक फील्ड अंदर के साइड है स्क्रीन के, एंड करंट विल गेट इन आउटवर्ड डायरेक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन. दैट मीन्स इस लूप में करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होगा, विच इज एंटी क्लॉकवाइज. लेकिन और दूसरा तरीका क्या है इसमें? हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि जब इस लूप को इस मैग्नेटिक फील्ड रीजन के अंदर लेके आओगे, स्टार्टिंग में लूप के अंदर एक भी क्रॉस नहीं है, बट जैसे ही रीजन में जाता है इसके अंदर बहुत सारे क्रॉस इसके थ्रू पास होते हैं. तो आप इसको इस तरीके से देखो, क्रॉस इंक्रीज कर रहे हैं, उसको अपोज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? डॉट इंड्यूस करना पड़ेगा. और डॉट इंड्यूस करने के लिए राइट हैंड थंब रूल कि करंट अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगी तो यू विल प्रोड्यूस डॉट, एंड दैट इज व्हाई सेम आंसर. नाउ सिमिलर क्वेश्चन. अब की बार ये लूप बाहर आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड रीजन से. बाहर आने के टाइम अगर आप मोशन फील्ड करंट लगाते हो तो सेम डायरेक्शन मिलेगी. लेकिन अगर आप दूसरा मेथड लगाते हो कि अब की बार क्रॉस कम होने वाले हैं, क्रॉस कम होने वाले हैं, तो क्या होने वाला है? इंड्यूस करंट विल ट्राई टू इंक्रीज द क्रॉस. क्रॉस इंक्रीज करने के लिए राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से करंट शुड फ्लो इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन. अब मोशन फील्ड करंट के हिसाब से एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है और लेंस लॉ के हिसाब से क्लॉकवाइज आ रहा है. तो करेक्ट आंसर क्या हुआ? करेक्ट आंसर ए है. एंटी क्लॉकवाइज क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आप फ्रंट एंड के ऊपर रूल नहीं लगाओगे. आप जब भी कोई कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करता है तो आप उसका फ्रंट फेस पे राइट हैंड थंब रूल लगाओगे. तो आप उसके फ्रंट फेस पे राइट हैंड रूल लगाओगे. लेकिन अगर वही कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड रीजन से बाहर जा रहा है तब आप उसके लास्ट वाले फेस पे या लास्ट वाले पार्ट पे राइट हैंड रूल लगाओगे. सो पिछला क्वेश्चन देखो, जब ये एंटर कर रहा था तो हमने रूल इस पोर्शन में लगाया था, और जब ये एग्जिट कर रहा है तो हम रूल इस डायरेक्शन में इस पार्ट पे लगाएंगे, और इससे आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा. Next question. The core used in transformers and other electromagnetic equipments is laminated because core को laminate क्यों करते हैं? वैसे तो thin slices करते हैं फिर laminate करते हैं each को, क्योंकि we need to reduce the wastage due to eddy current across the core. So the option is minimizes eddy current loss in the core. Next one. If L and R represent inductance and resistance, then the dimensions of L upon R. किसका फॉर्मूला है ये? टाइम कांस्टेंट का. टाइम कांस्टेंट इज L upon R, and hence the answer would be M0, L0 and T. Next question. When the current through a solenoid increases at a constant rate. अब हमारे पास एक solenoid है और इसमें करंट इंक्रीज कर रहा है एट ए कांस्टेंट रेट. सो इंड्यूस करंट का क्या होगा? इंड्यूस करंट कांस्टेंट होगी और वो थ्रू आउट द टाइम मेन करंट को अपोज करने की कोशिश करती रहेगी. इंड्यूस करंट का यही काम है, ऑलवेज अपोज इट्स कॉज. सो आंसर है इज अ कांस्टेंट. कांस्टेंट वाला टर्म सिर्फ इन दोनों में है. इज इन द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूसिंग करंट? नहीं. अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूसिंग करंट? करेक्ट. लास्ट क्वेश्चन.
The figure shows two bulbs B1 and B2 with resistor R and inductor L. When the switch S is turned off, देखो जब हम स्विच को ऑफ करेंगे इस सर्किट में तो इस सर्किट में करंट फ्लो होना बंद हो जाएगी। जब करंट फ्लो होना बंद हो गया तो जो रेजिस्टर के क्रॉस वाला बल्ब है दैट विल गो ऑफ इंस्टेंटेनियसली। बट इंडक्टर क्या करेगा, सेल्फ इंडक्शन वाली प्रॉपर्टी, और इंडक्टर विल ट्राई टू सेंड मोर करंट थ्रू द बल्ब B2 बिकॉज अपोज करना है। करंट बंद हुआ तो करंट को सपोर्ट करेगा, अगर करंट बढ़ रहा है तो करंट को अपोज करेगा, दोनों ही केस में। सो इंडक्टर विल मेक अ वेरी ह्यूज करंट एंड इट विल फ्लो अक्रॉस B2, सो B2 की ब्राइटनेस बढ़ेगी। सो द ऑप्शन शुड बी बोथ B1 and B2 डाइज आउट प्रॉम्प्टली, नहीं, बोथ B1 B2 डाई आउट प्रॉम्प्टली, डाई आउट, बोथ B1 and B2 डाई आउट विद सम डिले, नहीं, B1 इमीडिएटली बंद हो जाएगा, B2 में टाइम लगेगा। B2 dies out promptly but B1 with some delay, नहीं, तो लास्ट आंसर है B1 dies out promptly, yes, and B2 with some delay because B2 को थोड़ा सा एक्स्ट्रा करंट मिला है, वो थोड़ा पहले ब्राइट हो जाएगा फिर डाउन जाएगा। So with this we finish the first part of electromagnetic induction. I'll see you again in the next part, but till that time you keep revising, you keep updating your notes, keep practicing and score well. All right.